राहुल गांधी अदालत में हाजिर होने से बचने के लिए अपने वकील से ये अर्जी डलवाते हैं कि कोर्ट में आने से उनकी जान को खतरा है। इतना ही नहीं, इस अर्जी में राहुल गांधी के वोट चोर अभियान को भी जोड़ दिया गया। मतलब पूरा नमक मिर्च लगाकर अर्जी पेश की गई। लेकिन कुछ घंटे बाद ही ये कहा गया कि वकील ने राहुल गांधी की मर्जी के बगैर अर्जी डाल दी थी, इसलिए अब उसे वापस लिया जाएगा। असल में मामला सावरकर मानहानि केस का है, जिसमें पुणे की अदालत में उनके वकील ने राहुल की जान को खतरा बताते हुए एक अर्जी दायर कर दी। अर्जी दायर होते ही हंगामा खड़ा हो गया। तब कांग्रेस को लगा कि गलती हो गई, ऐसी अर्जी नहीं डालनी चाहिए थी। बस फिर क्या था, आनन फानन में कांग्रेस के प्रवक्ता सक्रिय हो गए और कहा कि उस अर्जी से राहुल गांधी का कोई लेना देना नहीं, उसे वापस ले लिया जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि गलती अर्जी डालने वाले की है या फिर उसे वापस लेने की घोषणा करने वाले की, क्योंकि राहुल गांधी कोई मामूली आदमी तो नहीं कि उनके वकील ने बिना पूछे कोर्ट में अर्जी डाल दी। अगर ऐसा है तो राहुल गांधी ने उस वकील को क्यों नहीं हटाया? मतलब साफ है कि सारा गोलमाल कांग्रेस के संज्ञान में हुआ, क्योंकि राहुल गांधी की जगह कांग्रेस की आईटी सेल प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि अर्जी बिना राहुल की सहमति के दायर की गई थी और वो इस बात से बेहद नाराज हैं। गुरुवार को उनके वकील इस बयान को कोर्ट से वापस लेंगे और इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस की रणनीति पर सवाल खड़े कर। ये पूरा विवाद विनायक दामोदर सावरकर से जुड़ा है। मार्च 2023 में लंदन में एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने सावरकर की रचनाओं का हवाला देते हुए दावा किया था कि सावरकर ने अपनी किताब में लिखा था कि उन्होंने और उनके 5-6 दोस्तों ने एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और उन्हें इस बात पर खुशी हुई थी। इस बयान को सावरकर के वंशज सत्यकी सावरकर ने अपमानजनक माना और राहुल के खिलाफ पुणे में स्पेशल अदालत में मानहानि का केस दर्ज कराया। इस बीच राहुल गांधी के वकील मिलिंद दत्तात्रेय पवार ने कोर्ट में अर्जी दायर की कि जिसमें दावा किया गया कि सत्यकी सावरकर की वंशावली को देखते हुए राहुल की जान को खतरा है। अर्जी में कहा गया कि सत्यकी नाथुराम गोडसे और गोपाल गोडसे यानी महात्मा गांधी की हत्या के मुख्य आरोपियों के मृत पक्ष से जुड़ा है। इसके अलावा सत्यकी का सावरकर से भी संबंध होने का दावा किया गया। अर्जी में जिक्र किया गया था कि सावरकर की विचारधारा और उनके अनुयायियों की हिंसक प्रवृत्तियों के इतिहास को देखते हुए राहुल को नुकसान पहुंचाए जाने या फिर गलत फंसाए जाने का डर है। वकील ने अर्जी में कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हाल ही में संसद में वोट चोर सरकार का नारा दिया और चुनावी अनियमितताओं के खिलाफ सबूत पेश किए। इसके बाद उनकी राजनीतिक दुश्मनी बढ़ गई। अर्जी में 2 बीजेपी नेताओं की धमकियों का जिक्र था। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल को देश का नंबर 1 आतंकवादी कहा था, जबकि बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवाह ने खुलेआम धमकी दी थी। अगर राहुल सही व्यवहार नहीं करेंगे तो उनका अंजाम उनकी दादी इंदिरा गांधी जैसा हो सकता है। वकील ने कोर्ट से मांग की है राहुल की सुरक्षा के लिए निवारक उपाय किए जाएं। अर्जी के जरिए कहा गया कि ये कदम न केवल राहुल की जान को बचाने के बल्कि ये राज्य का संवैधानिक कर्तव्य भी है। अर्जी में यह भी जिक्र किया गया कि सत्यकी सावरकर अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर सकते हैं, जिससे राहुल को निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन इस अर्जी के कुछ ही घंटे बाद कांग्रेस की ओर से सुप्रिया श्रीनेत का बयान आया, जिसने सबको हैरान कर दिया और इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठा दिए। कुछ लोग इसे राहुल की छवि को चमकाने की कोशिश बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा गर्म है। पहले जान का खतरा बताकर सुर्खियां बटोरी और अब अर्जी वापस लेकर नया ड्रामा रच दिया। एक यूजर ने लिखा कि कांग्रेस पहले डर का माहौल बनाती है और फिर सहानुभूति बटोरने के लिए अर्जी वापस ले लेती है। ये पुराना पैतरा अब नहीं चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मुख्यमंत्री की कुर्सी छिन गई, चुनाव हारकर पंजाब भागना पड़ा। बड़े अरमानों से जो शीश महल बनवाया था वो भी छिन गया। इतना सब होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल का बंगला प्रेम गया नहीं। अपनी ही पार्टी के राज्यसभा सांसद के बंगले पर कब्जा जमाए बैठे अरविंद केजरीवाल का दिल आलीशान बंगले के लिए मचलने लगा। केजरीवाल वही नेता हैं जिन्होंने कभी जीवन में सरकारी बंगला नहीं लेने की कसम खाई थी, लेकिन केजरीवाल जो कहते हैं करते ठीक उसके उलट हैं। ये बात कई बार साबित हो चुकी है। अब केजरीवाल को एक बंगला चाहिए। तर्क ये है कि वे राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक हैं और इस नाते दिल्ली में उन्हें एक आलीशान बंगला तो मिलना ही चाहिए। इस बंगले के लिए केंद्र सरकार के पास जाने के बदले केजरीवाल सीधा हाईकोर्ट पहुंच गए। केजरीवाल के बंगले के लिए आम आदमी पार्टी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने कहा कि उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से दफ्तर तो मिल गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल को आवास नहीं दिया गया, इसलिए आप हमें बंगला दिला दें। हाईकोर्ट ने फिलहाल इस मामले को 25 अगस्त तक के लिए टाल दिया। बार एंड बेंच के मुताबिक जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। आम आदमी पार्टी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि कृपया प्रार्थना पत्र देखिए, ये आवास के आवंटन के लिए है। उन्होंने कहा कि यदि आप पार्टी प्रमुख हैं तो नियमों के मुताबिक आप आवास के हकदार हैं। वकील ने अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा कि हमारे पास पार्टी दफ्तर भी नहीं था, तब इस अदालत ने हमें ये दिलवाया, अब हम आवास के लिए आए हैं। जज ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद इस मामले को आगे टाल दिया।
याचिका पर 25 अगस्त को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने उन्हें आवंटित बंगला खाली कर दिया था और अपने राज्यसभा सांसद के आवास में जाकर रह रहे हैं। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने अपने करीबी मनीष सिसोदिया के लिए भी अपनी ही पार्टी के सांसद का बंगला ले लिया। अब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों मुफ्त के बंगले में मौज कर रहे हैं और जिन सांसदों को ये बंगला आवंटित किया गया था वे धूल फांक रहे हैं। आम आदमी पार्टी पहले हाईकोर्ट को आवंटित जमीन पर कब्जा करके अपना दफ्तर चला रही थी। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद काफी मुश्किल से आम आदमी पार्टी ने पुराने दफ्तर को खाली किया था। अब केजरीवाल को अपने लिए अलग से बड़ा बंगला चाहिए और उसके लिए पूरी आम आदमी पार्टी परेशान है। मानो केजरीवाल को बंगला न मिला तो आम आदमी पार्टी की सियासत बीच भंवर में फंस जाएगी। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी ने पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करके आवास दिलाए जाने की मांग की थी। ये मामला तभी से चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान चुनाव आयोग ने जैसे ही शुरू किया, कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी दल चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाने लगे। किसी ने कहा, अभी क्यों, बिहार चुनाव के बाद करो। अगर ये बात ली जाए तो फिर कहेंगे बंगाल चुनाव के बाद करो और फिर कहेंगे अरे लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ये काम उसके बाद करो। लगातार और साल दर साल चुनावों के चक्रव्यूह में पूरा देश फंसा है और इसकी आड़ में विपक्षी दल अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हैं। उनका कुल मतलब ये है कि किसी तरह से इस काम को रोका जाए और फर्जी दस्तावेजों के सहारे वोटर बने घुसपैठिए जमकर मतदान करते रहें। इसके साथ ही राहुल गांधी ने वोट चोरी का नैरेटिव गढ़ा और राहुल गांधी के साथ साथ सारे विपक्षी दल वोट चोर कहकर अपनी सियासत कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि वो वोट चोर कह किसे रहे हैं? जाहिर है वे चोर उन मतदाताओं को कह रहे हैं जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिए। वे वोट चोर उन चुनाव कर्मचारियों को कह रहे हैं जिन्होंने दिन रात पसीना बहाकर वोटर लिस्ट तैयार की और मतदान करवाया। अब इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया है। आयोग ने स्पष्ट कहा कि वोट चोरी जैसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश न केवल करोड़ों भारतीयों मतदाताओं पर सीधा हमला है बल्कि लाखों चुनाव कर्मचारियों की ईमानदारी पर भी चोट है। बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग और सरकार पर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए थे। विपक्षी दलों के नेताओं का आरोप यह है कि इसके जरिए वैध मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाया जा रहा है। संसद से लेकर सड़क तक इसका विरोध किया जा रहा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है और सांसद राहुल गांधी चुनाव आयोग पर आरोप लगातार वोट चोरी के लगा रहे हैं। अब चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता के आरोपों का जवाब दिया। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे शब्दों पर कड़ी आपत्ति भी जताई। राहुल गांधी और विपक्ष के दूसरे नेताओं के आरोप पर चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से बयान भी जारी किया। आयोग ने कहा कि एक व्यक्ति एक वोट का कानून भारत के पहले चुनाव 1951-52 से भी लागू है। यदि किसी के पास किसी चुनाव में किसी व्यक्ति के 2 बार मतदान करने का कोई सबूत है तो उसे बिना किसी प्रमाण के भारत के सभी मतदाताओं को चोर कहने के बजाय शपथ पत्र के साथ लिखित रूप में निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। आयोग ने कहा कि वोट चोरी जैसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश न केवल करोड़ों भारतीय मतदाताओं पर सीधा हमला है बल्कि लाखों चुनाव कर्मचारियों की ईमानदारी पर भी चोट है। बिहार की मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर भारत के चुनाव आयोग के चुनावों पर अधिकार और आम नागरिक के मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और मतदान करने के अधिकार के बीच एक संघर्ष है। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सदस्य जस्टिस जॉय माल्या बागची और जो एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे, कोर्ट ने कहा कि चुनावी राज्य बिहार अनुच्छेद 324 जो चुनाव आयोग को चुनावों को नियंत्रित करने का अधिकार देता है और संविधान के अनुच्छेद 326 में निहित वयस्क मताधिकार के संवैधानिक अधिकार के बीच संघर्ष में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर चुनाव आयोग की मदद से वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। ये बात और है, अब तक जितने भी आरोप सबूत के साथ राहुल ने सामने रखे हैं उनमें से कोई सही नहीं पाया गया। कांग्रेस के वकील सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि जिनके पास आधार कार्ड है सबको मतदाता बनने का हक है। मतलब कि जिसने जैसे भी हेरा फेरी करके आधार कार्ड बना रखे हैं, चाहे वे विदेशी ही क्यों न हो, उसे भारत का मतदाता मान लिया जाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी का ये दांव अब गांधी परिवार पर ही उल्टा पड़ने लगा है और फर्जी तरीके से मतदाता बनने के मामले में खुद सोनिया गांधी फंस गईं, क्योंकि सोनिया गांधी को अवैध तरीके से तब वोटर बना दिया गया जब वे भारत की नागरिक नहीं थीं। इस बात का खुलासा बीजेपी ने किया। इस खुलासे के बाद कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। भाजपा आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने दावा किया
कि SIR पर हल्ला करने वाले राहुल गांधी की मां और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी भारत की नागरिक बनने से पहले से ही यहां वोटर बन गई थीं। उन्होंने कहा कि भारत की नागरिकता लेने से पहले ही सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया गया था। सोशल मीडिया एक्स पर लिखे एक पोस्ट में अमित मालवीय ने दावा किया कि सोनिया गांधी का नाम भारत की मतदाता सूची में जोड़ा जाना चुनावी कानूनों के घोर उल्लंघन से भरा हुआ है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी अयोग्य और अवैध मतदाताओं को नियमित करने के पक्ष में हैं और विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध कर रहे हैं। मालवीय ने आगे लिखा कि सोनिया गांधी का नाम पहली बार 1980 में मतदाता सूची में जोड़ा गया। ये उनके भारतीय नागरिक बनने से 3 साल पहले ही हुआ था। उस समय उनके पास इतालवी नागरिकता थी। उस समय सोनिया गांधी और उनका परिवार देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आधिकारिक निवास 1 सफदरजंग रोड पर रहता था। इससे पहले तक उस पते पर पंजीकृत मतदाता के रूप में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी और मेनका गांधी ही थे। 1980 में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में 1 जनवरी 1980 को अर्हता तिथि मानकर संशोधन किया गया। इस संशोधन के दौरान सोनिया गांधी का नाम मतदान केंद्र संख्या 145 की मतदाता सूची में क्रम संख्या 388 पर जोड़ा गया था। मालवीय ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में ये एंट्री उस कानून का स्पष्ट उल्लंघन थी जिसके तहत मतदाता के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए किसी व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। मालवीय ने दावा किया कि 1982 में भारी विरोध के बाद उनका नाम सूची से हटा दिया गया था और 1983 में फिर से वो नाम वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया गया, लेकिन लिस्ट में उनके नाम की फिर से वापसी ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मालवीय ने मामले को और स्पष्ट करते हुए लिखा कि उस वर्ष मतदाता सूची के नए संशोधन में सोनिया गांधी का नाम मतदान केंद्र 140 पर सीरियल नंबर 236 पर दर्ज था। मतदाता के रूप में और पंजीकरण की अर्हता तिथि 1 जनवरी 1983 थी, जबकि सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता ही 30 अप्रैल 1983 को मिली। उन्होंने लिखा कि दूसरे शब्दों में कहें तो सोनिया गांधी का नाम बुनियादी नागरिकता की जरूरत पूरी किए बिना 2 बार मतदाता सूची में दर्ज किया गया। पहली बार 1980 में एक इतालवी नागरिक के रूप में और फिर 1983 में कानूनी तौर पर भारत की नागरिक बनने से कुछ महीने पहले। हम ये नहीं पूछ रहे कि राजीव गांधी से शादी करने के 15 साल बाद उन्हें भारतीय नागरिकता स्वीकार करने में क्यों देरी हुई। अगर ये जबरदस्त चुनावी कदाचार नहीं तो और क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राहुल गांधी पिछले कई दिनों नहीं बल्कि हफ्तों से बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वो भी बिना किसी सबूत के। अब बीजेपी ने तथ्यों और आंकड़ों के सहारे वोट चोरों की पूरी बारात निकाल दी। बीजेपी ने कहा कि जिन लोकसभा सीटों पर इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी और डिम्पल यादव वहां जमकर चोरी के वोट डाले गए, वहां के वोटर लिस्ट में इतनी गड़बड़ियां हैं कि सच्चाई सामने आने पर सबकी बोलती बंद हो गई। इनमें डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पते, मिश्रित घरों के वोटर और एक साथ हजारों वोटर जोड़ने की बातें शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी को प्रोपेगेंडा किंग और लीडर अपोजिंग भारत तक कह डाला। वायनाड से राहुल गांधी सांसद थे, उनके इस्तीफे के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से सांसद हैं। अनुराग ठाकुर का दावा है कि यहां 93,499 संदिग्ध वोटर्स हैं, इनमें 20,438 वोटर्स डुप्लीकेट्स निकले, यानी एक ही शख्स के नाम कई बार दर्ज हुए हैं। 17,450 वोटर्स के पते फर्जी पाए गए। 4,246 वोटर्स ऐसे हैं जिनके एक छोटे से पते पर अलग अलग धर्मों के लोग लिखे गए जैसे मिश्रित घर, और 51,365 वोटर्स एक साथ जोड़े गए, जो बहुत अजीब लगता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि 99, 101 और 102 साल के बुजुर्ग वोटर्स पहली बार 2024 में लिस्ट में आए, जो वोटर रोल में छेड़छाड़ का सबूत माना जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी जीत के लिए फर्जी वोटर्स का सहारा ले रहे हैं, लेकिन अब सच सबके सामने है। रायबरेली को गांधी का गढ़ माना जाता है। यहाँ 2,89,000 संदिग्ध वोटर्स मिले, इनमें 19,512 डुप्लीकेट वोटर, 71,977 फर्जी पते, 15,853 मिश्रित घर और 92,747 वोटर्स एक साथ जोड़े गए। साथ ही 52,000 से ज़्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मिले, जो सवाल उठाते हैं कि क्या रायबरेली की जीत सही वोटों से हुई या फर्जी वोटर्स की मदद से। डायमंड हार्बर में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की जीत हुई। यहाँ 2,59,779 संदिग्ध वोटर्स पाए गए, इनमें 3,613 डुप्लीकेट, 1,55,365 फर्जी पते
290 फर्जी रिश्तेदार जैसे किसी का भाई बहन फर्जी तरीके से जोड़ा गया। 43,947 मिश्रित घर और 56,564 एक साथ जोड़े गए वोटर हैं। यही वजह है कि जब चुनाव आयोग ने कुछ अफसरों को फर्जी वोटर बनाते पकड़ा तो ममता बनर्जी उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जगह उनके बचाव में उतर आईं। बीजेपी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और वामपंथियों ने राजनीतिक लाभ के लिए अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दिया। बीजेपी ने अपने पोस्ट में लिखा कि लेफ्ट और टीएमसी ने राजनीतिक फायदे के लिए अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दिया, जिससे बंगालियों और बंगाली अस्मिता को नुकसान हुआ। कन्नौज से अखिलेश यादव सांसद हैं। यहाँ 2,91,798 संदिग्ध वोटर्स मिले जो उनकी जीत के अंतर से 2 गुना हैं। इनमें 16,163 डुप्लीकेट, 1,53,919 फर्जी पते, 25,772 मिश्रित घर और 74,531 एक साथ जोड़े गए वोटर्स हैं। यही वजह है कि अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव की जीत को फर्जी वोटर्स के सहारे हुई जीत बताया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद झूठ फैलाते हैं। उन्होंने 90 चुनाव हारे हैं और अब भी ईवीएम, चुनाव आयोग और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी, अखिलेश, अभिषेक बनर्जी और डिम्पल यादव से सवाल किया, क्या आप अपने क्षेत्रों में ये गड़बड़ियां साबित होने पर इस्तीफा देंगे? उन्होंने कहा कि असली वोट चोरी विपक्षी नेताओं के क्षेत्रों में हुई, जहां वोटर लिस्ट में जानबूझकर छेड़छाड़ की गई।